चलो, सो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा, बायएंड फोर्स। बायएंड फोर्स का फार्मूला डिराइव किया, किस पे डिपेंड करता है ये चीज़ देखा, सेंटर ऑफ बायएंसी देखा, है ना, इन सब चीज़ों के बारे में देखा। फिर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए, फिर कंडीशंस ऑफ फ्लोटेशन देखा। आज हम लोग कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं, है ना। मान लेते हैं ये एक कंटेनर है, ठीक है। क्या है ये कंटेनर, इसमें दो लिक्विड भरे गए हैं, ठीक है। इसमें क्या भरे गए, दो लिक्विड, कुछ हाइट तक एक डेंसिटी का लिक्विड, फिर दूसरे हाइट दूसरी डेंसिटी का लिक्विड, ठीक है। इसका इसका डेंसिटी 3 रो है, इसका डेंसिटी रो है। क्या है, इसका डेंसिटी रो है, ठीक है। एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है जिसका डेंसिटी है कितना, 2 रो। कितना है, 2 रो, है ना। इसको हमने इसके अंदर डाल दिया ऐसे, और सिर्फ डाला हमने इसके अंदर, तो सिचुएशन मतलब ऐसे डाल के रखा हुआ, ऐसे सिंपल, ऐसे ऐसे डाल के रखा हुआ, ठीक है। सिलेंडर, क्रॉस सेक्शन एरिया ए, डेंसिटी रो, ठीक है। इसका L/3 पोर्शन रो डेंसिटी वाले लिक्विड में है, और 2L/3 3 रो वाले में है, ठीक है। डजेंट मैटर, हमने इसको ऐसे डुबो के रख दिया, ठीक है। हो सकता है कि जब हम लोग डालें इसको इस लिक्विड के अंदर, तो ये पोर्शन कुछ अलग हो, ये पोर्शन कुछ अलग हो। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टोरो डेंसिटी का ऑब्जेक्ट हम लोग इसमें डालेंगे, तो बताएं कितना पोर्शन इसका इसके अंदर रहता है, रो डेंसिटी वाले में कितना पोर्शन 3 रो में रहता है, या दोनों में रेशियो पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। हमने बोला कि इसको भूल जाए, अभी हमने बोला कि एक सिलेंडर है ना, जिसको लिक्विड के अंदर ऐसे रखा गया है, डजेंट मैटर उसको हेल्ड करके रखा है, कैसे रखा गया, ठीक है। आपको बताना है नेट बायोन फोर्स एक्टिंग, बायोन फोर्स एक्टिंग ऑन इट, बायोन फोर्स एक्टिंग ऑन इट आपको होता है, कितना बायोन फोर्स पे लगा। चलो ऑप्शन ए, आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। ऑप्शन ए, अब वो बायोन फोर्स इसके वेट से ज़्यादा भी हो सकता है, वेट से कम हो सकता है ना, क्योंकि मैंने सिचुएशन नहीं दिया कि फ्लोट कर रहा है, क्या कर रहा है, जस्ट डुबो दिया गया है, ऐसे रखा गया है। हमको क्या बताना है, बायोन फोर्स बताना, ठीक है। हमने ये नहीं बोला है कि बॉडी फ्लोट करे, नहीं फ्लोट कर रही। तो आप लोग सॉल्व करना स्टार्ट करें। क्वेश्चन है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 2 रो AL/3, ऑप्शन बी 6 रो AL/4, ऑप्शन सी 7 रो AL/3, ऑप्शन डी इसका डेंसिटी 2 रो है, इसका सिलेंडर का डेंसिटी 2 रो है, ठीक है। ऑप्शन डी 8 रो AL/3, ऑप्शन ई नन ऑफ दिस। क्वेश्चन को समझें फिर से। हमने एक सिलेंडर लिया, हमने इसको ऐसे डुबो के रखा हुआ है इस पे। व्हाट इज द बायोंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, है ना। व्हाट इज द बायोंट, ऐसे बोल सकता था, व्हाट इज फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड, व्हाट इज फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड। सिलेंडर भी फ्लोट भी कर रहा हो सकता है, नहीं भी कर रहा हो सकता है, जस्ट मैंने आपको एक केस दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखें, अगर मैं क्वेश्चन ऐसे देता कि एक सिलेंडर था L लेंथ का, इसको इसमें डाला जाएगा इस लिक्विड में, तो कितना प्रोपोर्शन उसका रो डेंसिटी में रहेगा, कितना प्रोपोर्शन उसका 3 रो डेंसिटी में रहेगा, ये भी पूछा जा सकता था, या दोनों का रेशियो पूछा जा सकता था। हम उस पर भी आएंगे, बट अभी आप ये बताएं, ठीक है। चलो बताएं कुछ ऑप्शन इज करेक्ट, सॉल्व करें। चलो देखते हैं। तो
इसमें क्या होगा, इतना पोर्शन इसका इस वाले डेंसिटी में है और इतना पोर्शन इसका 3 रो में, तो दोनों लिक्विड इसके ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगे, तो टोटल बायोंट फोर्स या नेट बायोंट फोर्स क्या है, दोनों के बायोंट फोर्स ऊपर की तरफ ही लगेंगे। बायोंट फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड 1, बायोंट फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड 2। पहला कितना अप्लाई करेगा, बोलो, पहला कितना अप्लाई, जितना वॉल्यूम इसका डिस्प्लेस होगा, तो कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस, इसमें कितना वॉल्यूम सबमर्ज है, इतना, है ना, तो क्या लिखेंगे, रो, इसका डेंसिटी रो, कितना वॉल्यूम सबमर्ज हो जाएगा, A इंटू एल बाई 3। भाई लिक्विड 1 में कितना वॉल्यूम सबमर्ज है, A इंटू एल बाई 3, ए क्रॉस सेक्शन एरिया है, इंटू जी प्लस, अच्छा जी यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया था, आप नोट कर लें, सभी में जी रहेगा, ठीक है, सभी में जी रहेगा, प्लस दूसरे में कितना होगा इसका डेंसिटी, कितना 3 रो, कितना वॉल्यूम सबमर्ज होगा इसका, A इंटू 2L/3 इंटू जी, यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चा, 3 में 6 एक साथ 7 रो ALG/3, इतना बायोंट फोर्स इस पे लगेगा। So which option is correct? Option C is correct. Which option is correct? Option C is correct. अब ध्यान से देखिए, मैं ऐसा केस अगर आपको देता, मिटाएं इसको, चलिए, मैं अगर ऐसा केस देता आपको, है ना, कि इस सिलेंडर को इसमें डाला जा रहा है, तो बताएं कितना रेशियो रहेगा, तब बॉडी फ्लोट करती, बॉडी क्या करती, फ्लोट करती, तब वहां से आपको निकालना पड़ता है। कैसे, ध्यान से देखें, मान लेते हैं सेम क्वेश्चन को मैं ऐसे करके देता हूँ, ये कंटेनर है, दिस इज अ कंटेनर, है ना, इसमें 2 लिक्विड भरे हुए हैं, 2 डेंसिटी के लिक्विड भरे गए हैं, एक में ये 3 रो डेंसिटी का लिक्विड है, एक में रो डेंसिटी का लिक्विड है, एक में क्या है बच्चा, रो डेंसिटी का लिक्विड है ना, और एक सिलेंडर है जिसका लेंथ है L, क्रॉस सेक्शन एरिया है A, और डेंसिटी है इसका 2 है। व्हेन दिस सिलेंडर इज इमर्ज इन दिस कंटेनर, है ना, तो आपको बताना है कितना लेंथ सिलेंडर का रो 1 में रहता है, कितना लेंथ इसका 3 रो में रहता है। तो मेरे को बताएं, जब इस 2 रो डेंसिटी का सिलेंडर इसमें डाला जाएगा, तो पहले वाले लिक्विड में तो कंप्लीटली डूब जाएगा। क्यों डूब जाएगा, क्योंकि इसका डेंसिटी कितना है, 2 रो, डेंसिटी ऑफ बॉडी इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड, इसमें कंप्लीटली सबमर्ज हो जाएगा और नीचे जाता रहेगा जब तक इसमें नहीं पहुंच जाएगा। तो होगा क्या, इस पोर्शन में कुछ रहेगा, कुछ पोर्शन इसमें रहेगा, तो सिचुएशन कुछ ऐसा राइज होगा, कुछ सिचुएशन ऐसा राइज होगा, और ये ऐसे आके फ्लोट करने लगेगा, ऐसे आके क्या करने लगेगा, फ्लोट करने लगेगा। मान लेते हैं इसमें ये x आता है और इसमें ये y आता है, देन रेशियो x by y इज, आप सॉल्व करना स्टार्ट, क्वेश्चन समझे कि नहीं, क्वेश्चन समझे कि नहीं, हमने सिलेंडर को इसमें डाल दिया, तो हुआ क्या, सिलेंडर का कुछ पोर्शन x लेंथ इसमें था, कुछ पोर्शन इसमें था, व्हाट इज द रेशियो ऑफ x by y, ये आपको बताना। आप सॉल्व करना स्टार्ट करें, मैं बोल देता हूँ, ऑप्शन ए, सॉल्व करना स्टार्ट कर दें आप, चलो, ऑप्शन ए 1:3, ऑप्शन बी 2:3, ऑप्शन सी 1:1, ऑप्शन डी 1:2, ऑप्शन ई नन ऑफ दिस। चलिए फटाफट तो लीजिए एडवांस क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है, स्टार्ट करें सॉल्व करना। जब से तुमको देखा, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले मेरे को बताएं x प्लस वाई किसके बराबर होगा, L के बराबर होगा, इक्वेशन नंबर 1। अब ध्यान से देखिए, सिलेंडर फ्लोट कर रहा है, मतलब सिलेंडर पे जो फ्लोट कर रहा है तो बायोंट फोर्स किसके बराबर होगा, वेट ऑफ द सिलेंडर mg।
अब इसमें कौन कौन बायंड फोर्स लगाएगा? लिक्विड 1 भी अप्लाई करेगा बायंड फोर्स, लिक्विड 2 भी अप्लाई करेगा। तो बायंड फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड 1 प्लस बायंड फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड 2 इज इक्वल टू mg। पहला लिक्विड कितना अप्लाई करेगा? जितना वॉल्यूम में इसका सबमर्ज है, तो सबमर्ज है उसका उतना वॉल्यूम लिक्विड डिस्प्लेस करेगा। तो कितना वॉल्यूम सबमर्ज का? क्रॉस सेक्शन एरिया A इंटू एक्स। तो इसमें सबमर्ज वॉल्यूम कितना है? A इंटू एक्स। तो बायंड फोर्स कितना लगेगा? डेंसिटी रो VL कितना है, या सबमर्ज वॉल्यूम कितना है? A इंटू एक्स इंटू जी प्लस दूसरा लिक्विड में सबमर्ज वॉल्यूम कितना है? बोलो कितना वॉल्यूम सबमर्ज, कितना? A इंटू वाई। तो कितना वॉल्यूम, कितना बायंड फोर्स दूसरा लगाएगा? रो एल इंटू वी एल इंटू जी। रो एल कितना? 3 रो। सबमर्ज वॉल्यूम कितना? A इंटू वाई है ना, इंटू जी इज इक्वल टू mg। मास सिलेंडर क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसको डेंसिटी के फॉर्म में लिखें तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी 2 रो, वॉल्यूम कितना होगा? A इंटू एल। ये हो गया मास सिलेंडर का, जी से मल्टीप्लाई कर दे तो वेट मिल गया। अब देखिए रो ए से रो ए कैंसल और g से g कैंसिल, तो यहाँ से इक्वेशन मिल जाएगा x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। तो आप यहाँ से दूसरा इक्वेशन x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें, सॉल्व करने में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये खत्म। यहाँ कितना रहेगा? माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस एल, माइनस माइनस खत्म। तो y कितना आ गया? l/2। तो x भी कितना आ जाएगा? l/2। तो x बाई y का रेशियो कितना आ जाएगा? 1:1। आपसे कुछ भी पूछा सकता है, बट कॉन्सेप्ट याद रखें, फार्मूला कोई नहीं याद रखेगा, कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब से तुमको देखा, जब से तुमको जाना, हुए हैं दीवाने फिजिक्स के हम। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, एन आइस एंड क्यूबिकल आइस, सॉरी, एंड क्यूबिकल आइस of side A is floating in water। आइस है, आइस का डेंसिटी वाटर से कम होता है तो फ्लोट करेगा, है ना। एंड क्यूबिकल आइस ऑफ साइड A is floating in water, ठीक है। डेंसिटी ऑफ आइस, डेंसिटी ऑफ आइस इज 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। देन कैलकुलेट मिनिमम साइड और एज ऑफ द क्यूब so that it can float when an object of mass 100 gram is placed on it, ठीक है। क्वेश्चन क्या? a cubical ice of side A is floating in water. Density of ice is 0.9 gram per centimeter cube. Then calculate minimum side or edge of the cube so that it can float when an object of mass 100 gram is placed on it, ठीक है। चलिए आप सॉल्व करना स्टार्ट करें। ऑप्शन ए 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 9 सेंटीमीटर, ऑप्शन ई 1 सेंटीमीटर, ऑप्शन एफ नन ऑफ दिस। चलो नहीं मैच करेगा, ठीक है, नहीं मैच करेगा। चलिए बताएं, सॉल्व करें। हो गया? चलो देखते हैं क्या है। ये एक क्यूब है जो वाटर में फ्लोट कर रहा था, ठीक है।
मान लेते हैं क्यूबिकल आइस है जो वाटर में से फ्लोट कर रहा है। अब कितना पार्ट उसका सबमर्ज रहेगा, कितना पार्ट बाहर रहेगा, वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। तो जब ये खाली क्यूब फ्लोट कर रहा था, मान लेते हैं क्यूबिकल साइड है, क्यूबिकल आइस है, मतलब शेप जो आइस को क्यूब के टाइप में है, मान लेते हैं साइड कितना उसका ए, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये फ्लोट कर रहा है, तो अगर ये फ्लोट कर रहा है तो इस पे जो बायोंट फोर्स लग रहा है वो किसके बराबर होगा, वेट ऑफ द क्यूब के, मास ऑफ आइस इनटू जी, है ना। सिंपल, अगर फ्लोट कर रहा है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब क्या किया गया, इसके ऊपर एक कोई ऑब्जेक्ट रख दिया गया, एक ऑब्जेक्ट रख दिया गया जिसका आपको मास दिया हुआ है कितना, 100 ग्राम। मास कितना दिया हुआ, 100 ग्राम। मान लेते इसका मास था कितना, m, ठीक है। तो अभी क्या होगा, वेट बढ़ गया। तो अभी इसका अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो इस पूरे सिस्टम पे ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, बायंट फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है, बायंट फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है बच्चा, बायंट फोर्स लग रहा है, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या वो बायंट फोर्स दोनों के वेट के बराबर होना चाहिए, तभी बॉडी फ्लोट करेगी। क्यूब तो अभी भी फ्लोट कर रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा कि बायंट फोर्स एक्टिंग ऑन द क्यूब मस्ट बी इक्वल टू वेट ऑफ आइस, वेट ऑफ आइस प्लस वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। Am I right? समझ पा रहे हैं? अब बायंट फोर्स कितना लगेगा इस पे, बायंट फोर्स कितना लगेगा इस पे, बायंट फोर्स इस पे कितना लगेगा, ये हम लोगों को निकालना है, ठीक है। तो चलो, है ना, तो बायंट फोर्स कितना होना चाहिए, मिनिमम इसके बराबर होना चाहिए। ये अगर हम लोग इक्वलिटी कंडीशन होल्ड करें, एफ बी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एम आइस इंटू जी प्लस एम जी, यानी कि इस पूरे सिस्टम पे जो बायंट फोर्स ऊपर लग रहा है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन द कंबाइंड वेट ऑफ दिस टू ऑब्जेक्ट, राइट। तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, क्यूब फ्लोट करेगा। अब बायंट फोर्स क्या होता है, रो एल इंटू वी एल इंटू जी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मास ऑफ आइस। मास ऑफ आइस हम कह सकते हैं डेंसिटी ऑफ आइस, है ना, डेंसिटी ऑफ आइस इंटू वॉल्यूम ऑफ आइस जो कि क्यूब है, ए क्यूब हो जाएगा इंटू जी प्लस मास। सब कुछ एसआई यूनिट में, सीजीएस में लेके चलते हैं। मास कितना दिया हुआ, 100 ऑब्जेक्ट का इंटू जी, जी से जी कैंसिल आउट कर देते हैं। डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना है, वाटर है, वाटर का डेंसिटी 1, सब कुछ सीजीएस में लेके चलते हैं, ठीक है, इंटू वॉल्यूम। वी एल क्या है, सबमर्ज वॉल्यूम। मान लेता हूं मैं एक्स इसका डूबा हुआ है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा सबमर्ज वॉल्यूम, ए स्क्वायर इंटू एक्स, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना, ए स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू डेंसिटी आई से कितना है 0.9 ए क्यूब प्लस 100, या इसको हम लोग कह सकते हैं ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 0.9 ए क्यूब शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 100, ठीक है। ये यहाँ से अगर मैं ए स्क्वायर कॉमन ले लूँ, एक्स माइनस 0.9 ए मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 100, ठीक है। तो ए स्क्वायर कितना आ जाएगा, नोट करें, इतना फटाफट थोड़ा मुझे मिटाना पड़ेगा, डालो, चलो इधर से मिटा रहा हूँ थोड़ा सा। तो कितना आ जाएगा इधर से, ए स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 100 बाई एक्स माइनस 0.9। अब ध्यान से देखें, मिनिमम निकालना है, तो ए मिनिमम के लिए इक्वलिटी साइन होल्ड करेगा, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 100 बाई एक्स माइनस 0.9 मिनिमम, मिनिमम, ठीक है, एज्यूम करें, ठीक है, मिनिमम के लिए इक्वलिटी साइन होल्ड करें। ए का, ए स्क्वायर का वैल्यू इससे बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है, तो ए लेंगे तो रूट आ जाएगा, इससे बड़ा होना चाहिए या तो इससे बराबर होना चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वलिटी साइन होल्ड करेगी। तो अब ध्यान से देखें, वैल्यू डिपेंड कर रहा है एक्स पे, हमको इसको मिनिमाइज करना है, तो एक्स का मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम कब होगा, ये चीज जब ये मैक्सिमम होगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, एक्स मैक्सिमम, एक्स ही तो वेरिएबल है, एक्स मैक्सिमम कितना है, एक्स मैक्सिमम कितना होगा जब ये क्यूब पूरा सबमर्ज हो जाए, जस्ट हियर, ठीक है। तो एक्स की कितनी मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है, ए, तो ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू 100 बाई ए, और यह आ जाएगा 1 माइनस 0.9, यह आ जाएगा ए क्यूब इज इक्वल
इक्वल टू आ जाएगा 1000, तो ए कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। मिनिमम निकालना है ना, मतलब मिनिमम मतलब ये जो क्यूब जब इसको मास हम लोग रखें तो क्यूब का जो 1/9 पार्ट ऊपर था वो भी जस्ट लिक्विड के अंदर चला जाए, पूरा कंप्लीटली सबमर्ज हो जाए, तब ए का वैल्यू मिनिमम होगा। मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। समझ में आया? व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट। व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। समझ में आया? अब ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बना सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि ये पूरा सिचुएशन दे दिया, कोई ऐसे फ्लोट कर रहा था, मैंने बोला कि इस मास को हम हटा दिए तो 2 सेंटीमीटर क्यूब जो है ऊपर राइज किया, तो बताएं इसका मास कितना था। इससे चीजें भी पूछी जा सकती हैं। चलो जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन वही देता हूँ आपको, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट अप्लाई करते जाएं, सब कुछ आपको समझ में आता जाएगा। कॉन्सेप्ट अप्लाई करते जाएं, सब कुछ समझ में आता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। चलिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, द क्यूब ऑफ साइड ए इज फ्लोटिंग इन वाटर with a mass with an object with an object with an object of mass with an object of mass with an object of mass 200 gram on it. ठीक है, if mass is removed, if mass is removed, then cube rises by 2 centimeter, rises by 2 centimeter. कितना राइज करता हो? 2 centimeter. Then calculate side of the cube, side of the cube. Then calculate side of the cube. चलिए ऑप्शन ए मैं दे देता हूँ, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन ई। ठीक है, देखिए सिचुएशन क्या है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये कोई कंटेनर है, इसमें वाटर का, इसमें कोई आइस है जो फ्लोट कर रहा है। क्या कर रहा है? फ्लोट कर रहा है। ये कोई आइस है, फ्लोट कर रहा है, इसका और इसके साथ फ्लोट कर रहा है। इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इस ऑब्जेक्ट का मास है 200 ग्राम। इसके साथ ये फ्लोट कर रहा है। जब इस मास को रिमूव कर देते हैं तो ये जो क्यूब है पूरा 2 सेंटीमीटर ऊपर राइज करता है। क्या करता है? 2 सेंटीमीटर ऊपर राइज करता है। तो हमको बताना है व्हाट इज द साइड ऑफ द क्यूब। ऑप्शन बताने हैं, ऑप्शन में दे रहा हूँ, आप सॉल्व करना स्टार्ट करें, ऑप्शन दे रहा हूँ फटाफट, कॉन्सेप्ट अप्लाई करें सब कुछ। ठीक है, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। ठीक है, चलो मैं ऑप्शन दे रहा हूँ आपसे। ऑप्शन ए 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, नोटा ना होता है। ठीक है, चल जल्दी जल्दी सॉल्व करो, फटाफट 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 बताएं। लग जाए? चलो देखते हैं। तो मान लेता हूं मैं कि इस ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल एम है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का मास कितना था? स्मॉल एम। अपना आइस का भी कुछ मास होगा। आइस का मास मैं मान लेता हूं, कुछ भी मान लेते हैं, एम आइस। ठीक है, तो अभी बताएं अगर ये फ्लोट कर रहा है तो इस सिस्टम पे जो पूरा बायोंट फोर्स लग रहा है वो किसके बराबर होना चाहिए? इसके वेट के बराबर होना चाहिए। तो क्या आ जाएगा? वेट ऑफ आइस प्लस वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, है ना। अच्छा, बायोंट फोर्स होता है क्या? डेंसिटी ऑफ लिक्विड जिसमें फ्लोट कर रहे हैं इनटू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड।
या सबमर्ज वॉल्यूम मान लेते हैं वी एल, ठीक है, इंटू जी इज इक्वल टू एम आइस इंटू जी प्लस एम जी। समझ पा रहे हो आप? वी एल क्या है? वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, यस, वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज पार्ट, ठीक है। तो अब जी से जी खत्म हो जाएगा यहाँ पे, तो रो एल इंटू वी एल आपका आ गया मास ऑफ आइस प्लस एम, ठीक है। अच्छा, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड हम लोग निकाल सकते हैं, यहाँ से कितना आ जाएगा एम आइस बाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड प्लस मास ऑफ ऑब्जेक्ट बाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड, इक्वेशन नंबर 1। हमने क्यों निकाला वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड? क्यों निकाला? क्योंकि हमको पता है कि जब क्यूब 2 सेंटीमीटर ऊपर आएगा, जैसे मान लो अभी सबमर्ज वॉल्यूम वी एल है, जब इसको हटा देंगे तो सबमर्ज वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। समझ पा रहे हो? तो सबमर्ज वॉल्यूम चेंज हुए कितना घटेगा सबमर्ज वॉल्यूम, तो कितना घटेगा? देखिए 2 सेंटीमीटर ऊपर आ रहा है तो कितना वॉल्यूम घटेगा? अगर 2 सेंटीमीटर ऊपर आ रहा है ये, तो कितना वॉल्यूम घटा होगा? क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 सेंटीमीटर, उतना वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड लिक्विड का डिक्रीज। तो मैं निकालने वाला हूँ डिक्रीमेंट इन डिस्प्लेस्ड लिक्विड, है ना। तो अब मान लेते हैं पॉइंट को हटा दिया जाए, जैसे इधर हटा देता हूँ, ऑप्शन बी वाला करेक्ट है, ठीक है। मैं हटा देता हूँ इसको। जैसे मान लेते हैं जब हमने इसको हटाया, इस मास को हमने यहाँ से हटा दिया, इस मास को हमने हटा दिया, है ना। तो क्यूब जो है वो 2 सेंटीमीटर राइज कर रहा है, यानी इनिशियल लेवल क्यूब का ये था, अभी क्यूब क्या कर रहा है? 2 सेंटीमीटर ऊपर उठ गया, है ना, 2 सेंटीमीटर, ये है आपको दिया हुआ 2 सेंटीमीटर। तो इस रीजन में जो वाटर का वॉल्यूम था पहले, ये इतना अमाउंट ऑफ वाटर पहले भी डिस्प्लेस था, लेकिन अभी इतना डिक्रीज कर गया, है ना, डेल्टा वी एल, ये हम लोग निकालना है। ये डेल्टा वी एल कितना होगा? क्रॉस सेक्शन एरिया क्यूब का कितना ए स्क्वायर इंटू कितना ऊपर राइज किया 2 सेंटीमीटर, है ना, 2 सेंटीमीटर, कितना राइज किया 2 सेंटीमीटर। तो अगर मैं ये निकालूं चेंज इन डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, तो मेरा ए निकल जाएगा, तो मैं वही निकाल लिया। तो इनिशियली इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, अब पॉइंट को जब हटा देंगे तो सिर्फ क्या फ्लोट करेगा? आइस फ्लोट करेगा। तो मैं क्या लिखूंगा? तो अब बायोंट फोर्स भी चेंज हो जाएगा, तो न्यू बायोंट फोर्स क्या आ जाएगा यहाँ पे? मास ऑफ आइस इंटू जी, बायोंट फोर्स डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वी डैश एल इंटू जी इज इक्वल टू मास ऑफ आइस इंटू जी। जी से जी खत्म हो जाएगा, तो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम कितना जगह नहीं होगी जब खाली आइस फ्लोट कर रहा है, मास ऑफ आइस इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड या वाटर, जो भी बोलना है। इक्वेशन नंबर 2। तो अब मेरे को बताओ, पहले का इनिशियल डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम पता है, फाइनल डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम पता है, तो चेंज कितना हुआ? वी एल माइनस वी एल डैश, लेकिन यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे तो सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा, एम बाई रो एल। इज दैट क्लियर? अब ये चीज किसके बराबर है? डेल्टा वी एल के, तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट बाई रो एल। आप इसको याद रखें, इसको एज ए शॉर्ट ट्रिक याद रखें कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग किसी भी उसमें रखते हैं, है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट को इसके एज ए फार्मूला याद रखेंगे कि सपोज कोई आइस ही नहीं, कोई ऑब्जेक्ट है जो फ्लोट कर रहा है, क्या कर रहा है? फ्लोट कर रहा है, उसके ऊपर एक पॉइंट रखा है। जब हम लोग पॉइंट को हटा लेंगे तो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम में चेंज कितना आएगा? मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो अब ध्यान रखें चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा, अभी हमने निकाला यहाँ से कितना, ए स्क्वायर इंटू 2 सेंटीमीटर, तो मैं क्या लिखूंगा? ए स्क्वायर इंटू 2 सेंटीमीटर, सब कुछ सीरियस में लेके चलता है। मास कितना दिया हुआ? 200 ग्राम बाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड वाटर है 1, यहाँ से कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर आ जाएगा 100, ए कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। तो आप इसको एज ए कॉन्सेप्ट रिमेंबर रखें, पूरा डेरिवेशन है ये, कॉन्सेप्ट एज ए रिमेंबर रखें इसमें, है ना, नोट करके मैं कॉन्सेप्ट लिखवा देता हूँ। यहाँ पे मैंने प्रूफ भी करा दिया है, ठीक है, मैंने प्रूफ करा दिया है। इनिशियल डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम इतना था, जब इस ऑब्जेक्ट को हटा देंगे तो फाइनल डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम इतना आ जाएगा, तो चेंज इन डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम कितना आ जाएगा? इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग नोट कर लें इसको एज ए कॉन्सेप्ट, छोटा सा पॉइंट बना के, है ना।
किसी भी टाइप का क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट बना के नोट कर लें। प्रूव भी कर दिया है मैंने इसको, है ना। एक कॉन्सेप्ट बना के नोट कर लें कि सपोज कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है, किसी भी शेप का होगा है, इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है या कॉइन रखा हुआ है, सपोज कॉइन ऑफ मास mc, ठीक है ना। तो है क्या, इफ कॉइन इज रिमूव्ड then there will be change in displaced volume and that will be equal to delta VL is equal to mass of this coin divided by density of liquid, है ना। अब वो जो क्वेश्चन था एक ट्रिक बन गया आपके लिए, समझ पा रहे हो। आप अगर ये लाइन याद रखो तो एक लाइन में तुरंत आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका डेरिवेशन भी मैं बता चुका हूँ प्रीवियस क्वेश्चन में, तो आप इसको याद रखें कि अगर ऐसे सिंपल कोई कॉइन रखा हुआ, कॉइन को हटा देंगे तो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम लिक्विड का चेंज करेगा, क्योंकि जब ये कॉइन हटेगा तो क्यू थोड़ा ऊपर आएगा, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम घटेगा, तो कितना घटेगा, वो डेल्टा वी एल विल बी इक्वल टू मास ऑफ कॉइन बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका वेट है W1, लिक्विड जो इस कंटेनर में रखा हुआ है इसका वेट है W1, इसमें एक ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है जिसका वेट है W2, ठीक है। और ये पूरा सिस्टम एक वेविंग मशीन पे रखा हुआ है, इस पे रखा हुआ है वेविंग मशीन, इस पे रखा हुआ वेविंग मशीन, समझेंगे। ये एक लिक्विड है जिसका डेंसिटी W1 है, इसमें एक ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है जिसका वेट है W2, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज फ्लोटिंग, ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, ऑब्जेक्ट इज फ्लोटिंग। then reading of weighing machine will be, आप सॉल्व करना स्टार्ट करें। ऑप्शन ए W1 प्लस W2, ऑप्शन बी लेस देन W1 प्लस W2, ऑप्शन सी ग्रेटर देन W1 प्लस W2, ऑप्शन डी none of this। चलो फटाफट करवा चुका हूं मैं इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट बच्चा, ऑप्शन ए करेक्ट। व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, W1 प्लस W2। अरे भाई इस पूरे का सिस्टम का वेट कितना होगा, W1 प्लस W2 ही तो होगा, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं। देखें ये लिक्विड क्या करेगा, इस पे बाइंड फोर्स ऊपर की तरफ लगा देगा, इसका खुद का वेट तो नीचे लग रहा है ना। बाइंड फोर्स लिक्विड क्या करेगा, सब्जेक्ट ऊपर की तरफ लगा देगा। अच्छा वेगिंग मशीन रेट क्या करता है, नॉर्मल रिएक्शन, तो चेक कर लेते हैं वेगिंग मशीन पे कितना नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। तो उसके लिए हम लोग इस कंटेनर का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। अब मेरे को बताओ कंटेनर का मास में मान लेता हूँ W1 है, तो इसका वेट जो है वो W1 नीचे लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन वेगिंग मशीन से ऊपर की तरफ लगेगा n। अच्छा अभी अगर हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए W2 का, तो इस पे बायोंट फोर्स ऊपर लग रहा है और इसका वेट W2 नीचे लग रहा है, क्योंकि फ्लोट कर रहा है। FB किसके बराबर है, W2 के बराबर है। किसके बराबर है, W2 के बराबर, क्योंकि बॉडी फ्लोट कर रही है एंड कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन ऊपर चली गई, बायोंट फोर्स मस्ट इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी। अब ध्यान से देखिए ये बायोंट फोर्स किसने अप्लाई किया था,
ये बायएंड फोर्स किसने अप्लाई किया था? लिक्विड ने अप्लाई किया था। तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है? न्यूटन लॉ सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि अगर लिक्विड ने इस पे Fb लगाया तो ये क्या करेगा? लिक्विड पे Fb नीचे लगा देगा। तो देख नॉर्मल रिएक्शन टाइम किसके बराबर आ जाएगा? W1 प्लस Fb के। तो W1 प्लस Fb, Fb कितना? W2 के बराबर। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना आ गया यहाँ पे? W1 प्लस W2। व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए। ये इसका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन होगा। या अगर आप ऐसे इसको सिस्टम कंसीडर कर लो, इसको सिस्टम कंसीडर कर लो तो टोटल वेट कितना आ जाएगा? W1 प्लस W2 जो वेट मशीन पे लग रहा है। ठीक है, नोट करना फटाफट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नोट करें इसको फटाफट। चलो सेम ही क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा पलट दिया। ये सब IIT में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, मजाक नहीं है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। चलो इसी को मैंने इस बार पलट दिया थोड़ा सा। माय क्वेश्चन इज दैट कंटेनर लिक्विड ऑफ वेट W1, एक स्प्रिंग है, यहां से एक ऑब्जेक्ट ऐसे है। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट के इस सिस्टम को अब वेगिंग मशीन पे रख दिया गया। किस पे रख दिया गया? वेगिंग मशीन। लिक्विड का वेट है W1, ऑब्जेक्ट का वेट है W2। W1 क्या है? वेट ऑफ लिक्विड, वेट ऑफ लिक्विड। ठीक है, W2 क्या है? वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, और कुछ नहीं कहा गया आपसे। ठीक है, ऑप्शन है व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए रीडिंग ऑफ वेगिंग मशीन, रीडिंग ऑफ वेगिंग मशीन, रीडिंग ऑफ वेगिंग मशीन। ऑप्शन ए इज इक्वल टू W1 प्लस W2, ऑप्शन बी लेस देन W1 प्लस W2, ऑप्शन सी ग्रेटर देन W1 प्लस W2, ऑप्शन डी can't be said, can't be said. Which option is correct? चलो बताएं which option is correct? सिचुएशन ये है, सब कुछ आपको दिया हुआ है। इस बार ये नहीं बोला गया कि ऑब्जेक्ट फ्लोट करे, ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज आपको दिया गया है। चलिए फटाफट बताएं। रीडिंग ऑफ वेगिंग मशीन। तो इस बार क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट। तो कैसे? ध्यान से देखिए, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, बिल्कुल न्यूटन्स लॉ भाई, जैसे आप रीडिंग का वेगिंग मशीन निकालते थे। इसमें क्या क्या लग रहा है? W2 नीचे लग रहा है, बाउंड फोर्स ऊपर लगेगा इस पे, और एक फोर्स और लगेगा इस पे Kx। अब ये इक्विलिब्रियम में है तो मैं क्या लिखूंगा? Fb प्लस Kx इज इक्वल टू W2। तो Fb कितना आ जाएगा यहाँ से? W2 माइनस Kx। अब मैं इस कंटेनर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, है ना। तो कंटेनर का वेट W1 नीचे लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा, और वेगिंग मशीन क्या रीड करता है? नॉर्मल रिएक्शन रीड करता है। ठीक है, अच्छा और कोई फोर्स लगेगा इस पे? हाँ सर, कौन सा फोर्स लगेगा भाई? इस लिक्विड ने इस पे बायएंड फोर्स ऊपर अप्लाई किया था, तो ये क्या करेगा? न्यूटन लॉ को सेटिस्फाइड होकर होना है ना यहाँ पे, तो क्या करेगा? ये इस पे बायएंड फोर्स नीचे अप्लाई कर देगा, Fb के बराबर। ये और ये क्या है? एक्शन रिएक्शन पेयर है। तो क्या है? ये भी कंटेनर भी इक्विलिब्रियम में, तो n किसके बराबर है? W1 प्लस Fb के। नॉर्मल रिएक्शन n किसके बराबर है? W1 प्लस Fb कितना है? W2 माइनस Kx। अब देख के बताओ, तो नॉर्मल रिएक्शन n कितना है? W1 प्लस W2 माइनस Kx। क्या हो रहा है? क्या एग्जैक्टली इसके बराबर रीड कर रहा है? इससे कम रीड, W1 प्लस W2 से कम रीड कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी। चलो बताएं। चलो ये सिंपल छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं भाई। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल, इसलिए मैं बोला था आपको न्यूटन्स लॉ पूरा है ये, है ना। ये पूरा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, आपको समझना और आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, आपको समझने की जरूरत है, बस फ्री बॉडी डायग्राम बनाते रहें, खटाखट आंसर आता रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट राइट डाउन मेल्टिंग ऑफ आइस।
मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस। चलिए देखिए, मान लेते हैं ये कोई कंटेनर है, तो क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं। ये कोई कंटेनर है, इसमें एक आइस फ्लोट कर रहा है। आइस फ्लोट करता है वाटर में, हम लोग जानते हैं। आइस क्या करता है? फ्लोट करता है। उसका 1/9 पार्ट ऊपर रहता है और 9/10 पार्ट, सॉरी 1/1 पार्ट ऊपर रहता है और 9 पार्ट नीचे रहता है। ठीक है, आइस ऐसे फ्लोट कर रहा है। ठीक है, माय क्वेश्चन इज, इसका हाइट h। इस कंडीशन में जब आइस मेल्ट नहीं हुआ है तब इसका हाइट जो है लेवल वाटर का h। माय क्वेश्चन इज, इफ आइस मेल्ट, इफ आइस मेल्ट देन choose correct option, correct option। option A, h decreases, option B, h increases, option C, h remains same, option D none। चलो भाई, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, सब क्वेश्चंस किसी ना किसी एग्जाम में पूछ रहे हैं, बहुत ही कॉन्सेप्ट बेस्ड है। ठीक है, चलो बताएं व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, बताएं। चलो चलो देखते हैं इसको। थ्योरेटिकली मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या होने वाला। आई डोंट नो व्हाट इज व्हाट, मतलब आइस मेल्ट होने के बाद क्या होगा, एच बढ़ेगा, घटेगा, सेम रहेगा, डोंट नो। जस्ट मैं अपना नॉलेज अप्लाई करने जा रहा हूँ, है ना, कॉन्सेप्ट अप्लाई करूंगा, देखता हूँ क्या होगा। अच्छा मेरे को बताओ, आइस फ्लोट कर रहा है तो कुछ वाटर डिस्प्लेस किया होगा। वाटर क्या किया होगा? डिस्प्लेस किया होगा। तो मैं वाटर डिस्प्लेस निकाल लेता हूँ। तो अभी क्या होगा, इस पे बायोंट फोर्स जो लग रहा है वो किसके बराबर होगा? वेट ऑफ आइस के, है ना, किसके बराबर होगा? वेट ऑफ आइस के। बायोंट फोर्स और डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू सबमर्ज्ड वॉल्यूम इज इक्वल टू g इज इक्वल टू मास ऑफ आइस। मास ऑफ आइस, मास ऑफ आइस को मैं क्या लिख सकता हूँ? डेंसिटी ऑफ आइस इनटू वॉल्यूम ऑफ आइस, इंटू वॉल्यूम ऑफ आइस इंटू जी। जी से जी खत्म, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस कितना आ जाएगा? रो डेंसिटी ऑफ आइस इंटू वॉल्यूम ऑफ आइस बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड। इज दैट क्लियर? यानी कि इतने के बराबर, इतने के बराबर वाटर ये डिस्प्लेस किया हुआ है। अब देखते हैं कि जब ये पूरी आइस मेल्ट होती है तो कितना वाटर फॉर्म होगा, कितना वाटर फॉर्म होगा। तो अब ध्यान से देखें, जब ये मास मान लेते हैं आइस का 1 kg था, तो जो वो मेल्ट करके मेल्ट होगा, वाटर बनेगा, तो मास तो 1 kg रहेगा फ्रॉम मास कंजर्वेशन। तो फ्रॉम मास कंजर्वेशन नोट करें, फ्रॉम मास कंजर्वेशन नोट करें, फ्रॉम मास कंजर्वेशन व्हेन आइस विल मेल्ट, when ice will melt to form water, mass of ice and water, mass of water that will form due to melting of ice will be same। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, हम लोग क्या करेंगे, मास ऑफ आइस, मास ऑफ आइस विल बी इक्वल टू मास ऑफ वाटर जो फॉर्म होगा मेल्ट होने से, उसके बराबर फ्रॉम मास कंजर्वेशन। ठीक है, तो मास ऑफ आइस में डेंसिटी ऑफ आइस इनटू वॉल्यूम ऑफ आइस इनटू जी इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर क्या जाएगा? अब डेंसिटी ऑफ वाटर, या लिक्विड बन रहा है वो, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इनटू जी। तो जी से जी खत्म हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड मान लेते हैं वी डैश। वी डैश कितना आ जाएगा? डेंसिटी ऑफ आइस इनटू वॉल्यूम ऑफ आइस बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड। कुछ आपको दिखाई दे रहा है? यानी कि ध्यान से देखें, ये जब फ्लोट कर रहा था तो कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर वो डिस्प्लेस करके रखा था, दिस मच। ठीक है, अब अगर ये मेल्ट करता है, मेल्ट करके जब वाटर फॉर्म होगा
तो अगर जो इसके मेल्ट होने से वाटर बन रहा है, अगर उसका वॉल्यूम इससे ज्यादा आ गया तो ये राइज कर जाएगा लेवल। समझ पा रहे? अगर मेल्ट करने से जो वाटर बन रहा है उसका वॉल्यूम इससे कम आ गया तो लेवल डिक्रीज कर जाएगा। और अगर इक्वल आ गया यानी कि वॉल्यूम जो डिस्प्लेस करके रखा था आइस, जो मेल्ट हो रहा है, जब वाटर बन रहा है, दोनों का वॉल्यूम सेम आ गया तो लेवल सेम रहेगा। तो क्या मिला है हमको? वॉल्यूम ऑफ आइस जो डिस्प्लेस करके रखा था वाटर, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाटर जो डिस्प्लेस करके आइस रखा था वो इतना था। फिर हमने क्या देखा कि जब ये आइस मेल्ट होगा तो कुछ वॉल्यूम वाटर का तो बनाएगा ना, कुछ वॉल्यूम वाटर का बनाएगा। वो वॉल्यूम कितना है? अगर वो वॉल्यूम इससे ज्यादा हो गया तो लेवल राइज कर जाएगा, है ना। और अगर इससे कम हो गया तो लेवल डिक्रीज कर जाएगा। और तो अगर दोनों सेम रहते हैं तो लेवल सेम रहेगा। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जब आइस मेल्ट होकर वाटर बन रहा है तो उस वाटर का वॉल्यूम कितना है? इतना है, जो कि डिस्प्लेस्ड के बराबर है। इसका मतलब क्या है कि ना तो लेवल राइज करेगा ना तो लेवल डिक्रीज करेगा। तो लेवल क्या रहेगा? सेम रहेगा, लेवल सेम रहेगा। भाई सिंपल कॉन्सेप्ट है। हम लोग कितना कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं आइस क्यूब डाल के, या फिर क्या कहते हैं शिकंजी पीते हैं आइस डाल के उसमें, है ना, ढेर सारा। तो आइस जब मेल्ट हो जाती है तो क्या उससे शिकंजी बाहर आने लगती है ग्लास से? नहीं ना, ना ही उसका लेवल राइज कर। जैसे मान लो आपने एक ग्लास वाटर लिया, उसमें कुछ आइस क्यूब डाल दिए, एकदम पूरा फुल लेवल आइस लिया, उसमें वाटर लिया एकदम पूरा ऊपर तक भर के, उसमें कुछ आइस क्यूब्स पड़े हुए। तो जब आइस क्यूब मेल्ट होती है तो क्या वाटर बाहर आने लगता है? वाटर क्या बाहर लगता है ग्लास से? नहीं आता है। क्यों? दिस इज द रीजन। भाई जितना ये डिस्प्लेस किया हो, जैसे सिंपल मान लेते हैं, आपको एक दूसरे लैंग्वेज में समझाते हैं, तो थ्योरेटिकल लैंग्वेज में मैं आपको दूसरे लैंग्वेज में समझाता हूँ, आपको दूसरे लैंग्वेज में समझाता हूँ। आप यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट नोट कर लें। इफ VL इज ग्रेटर देन V डैश L, तो लेवल क्या करेगा? लेवल विल राइज, सॉरी लेवल विल डिक्रीज। VL इससे बड़ा है, वो कम रहा है, विल डिक्रीज। अगर इफ VL इज लेस देन V डैश L, लेवल विल राइज। और अगर दोनों सेम रहते हैं तो लेवल क्या होगा? सेम रहेगा। ठीक है, ये आप नोट कर लें। ठीक है, आप इसको दूसरे लैंग्वेज में समझें, दूसरे लैंग्वेज में समझाता हूँ इसको। ठीक है, इसको दूसरे लैंग्वेज में समझाता हूँ। जैसे मान लो है ना, इसकी इतने जगह पे वाटर डिस्प्लेस किया, किस शेप में वाटर को डिस्प्लेस करके रखा होगा? इतने शेप, यानी कि अगर हम लोग आइस को निकाल लेते हैं तो आपके पास जो गड्ढा बनेगा, इस टाइप का एक गड्ढा बनेगा। इतने वॉल्यूम में पहले वाटर के अंदर आइस, इतने वॉल्यूम। अब ये आइस जो है ये मेल्ट हो गया। मेल्ट बनने के बाद जब वाटर बनेगा, आप इस वाटर को इस गड्ढे में डालोगे। अगर इसका वॉल्यूम मेल्ट करने के बाद जो वाटर बन रहा है, अगर उसका वॉल्यूम इस गड्ढे के वॉल्यूम के बराबर है तो लेवल राइज नहीं करेगा। अगर मेल्ट करने के बाद जो ये वाटर बन रहा है या लिक्विड बन रहा है, जो भी वाटर बन रहा है, उसका वॉल्यूम इस गड्ढे के वॉल्यूम से ज्यादा है तो लेवल राइज करेगा। अगर इसका वॉल्यूम जो मेल्ट होने के बाद लिक्विड बन रहा है, वाटर बन रहा है, इसका वॉल्यूम इस गड्ढे के वॉल्यूम से कम है तो लेवल क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो हमने क्या देखा कि मेल्ट होने के बाद जब ये वाटर बन रहा है, लिक्विड बन रहा है, मेल्ट होने के बाद, तो इसका वॉल्यूम आ रहा रो आइस इनटू वॉल्यूम ऑफ आइस बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, अच्छा। और इसका जो वॉल्यूम था, इसका ये तो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है, पहले जब इस ट्यूब को डाला गया था तो इतनी जगह से वाटर डिस्प्लेस हुआ था। इसका वॉल्यूम कितना है? रो ऑफ आइस इनटू V ऑफ आइस बाय रो। दोनों तो सेम आ गया। समझे कि नहीं? सिंपल सी बात है भाई, इतना वॉल्यूम में आइस था, पहले सॉलिड था। ठीक है, अब वो जब मेल्ट करेगा तो वाटर बनेगा। अब उस वाटर का वॉल्यूम इस स्पेस से, जो इस वॉल्यूम है, इससे ज्यादा हो गया तो लेवल राइज कर जाएगा।
अब अगर इसका वाटर जो बन रहा है, इसका वॉल्यूम इस स्पेस से कम होगा तो डिक्रीज कर जाएगा, और अगर सेम आ गया तो लेवल सेम रहेगा। हमने क्या देखा यहाँ पे, ये दोनों तो सेम आ गए, तो लेवल क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, दिस इज द थ्योरी बिहाइंड इट। ओके, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे कई बार पूछा है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये वुड क्या है, चलिए वुड, इसके ऊपर एक कॉइन रखा हुआ है, कॉइन, मास ऑफ कॉइन, ये है कॉइन, एंड दिस इज वुड, ब्लॉक ऑफ वुड। ठीक है, मास ऑफ कॉइन is equal to mc, mass of wood, mass of wooden block is equal to mw, and density of liquid is equal to rho l। अब मेरा इस पे फर्स्ट क्वेश्चन, मैं इस पे 2-3 क्वेश्चंस पूछूंगा आपसे, 2 क्वेश्चन मैं पूछूंगा। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ कॉइन इज रिमूव्ड, इफ, और ये हाइट h है, ठीक है, इफ कॉइन इज रिमूव्ड, कॉइन कुछ मेल्ट वोल्ट नहीं हो रहा, कॉइन इज रिमूव्ड, देन चूज करेक्ट ऑप्शन, चूज करेक्ट ऑप्शन, कॉइन इज रिमूव्ड देन चूज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए, h will decrease, वही 3 चीजें। ऑप्शन बी, h will increase, ऑप्शन सी, h will remain same, ऑप्शन डी नन। चलो बताओ कौन सा करेक्ट होगा। कॉइन को इस बार हमने रिमूव कर दिया, कॉइन को क्या किया हमने, रिमूव किया। ठीक है, फटाफट, हाँ, डेंसिटी ऑफ मेटल कॉइन, डेंसिटी ऑफ वुड इज इक्वल टू रो डब्ल्यू, एंड डेंसिटी ऑफ कॉइन इज इक्वल टू रो सी। ठीक है, और ये मेटल कॉइन है, मेटल का बना हुआ है, ध्यान रखें, मेटल का बना हुआ है। ठीक है, व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट। मैंने क्वेश्चन आपके सामने बनाया है, मेरे को भी आंसर नहीं पता है इसका। ठीक है, इसके प्रीवियस वाला पता था, इसका आंसर मेरे को भी नहीं पता है। आप सॉल्व करें, बताएं आंसर क्या है, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, चलो आओ देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। क्या कॉन्सेप्ट है इसके कुछ। अच्छा, अभी ध्यान से देखो, बोथ आर फ्लोटिंग, मस्त एकदम फ्लोट कर रहे हैं, है ना, मस्त एकदम सब फ्लोट कर रहा है। अब देख, अगर फ्लोट कर रहे हैं तो वुड जो है लिक्विड के अंदर है, तो कुछ वॉल्यूम लिक्विड का वो डिस्प्लेस किया होगा, कितना वॉल्यूम वो डिस्प्लेस करके रखा, वही निकालना है हमको। अब जब ये कॉइन हट जाएगा तो वॉल्यूम चेंज करेगा, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम चेंज करेगा, है ना, समझ पा रहे हो, घटेगा। अब डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम जो है वो क्या हो रहा है, घटेगा बढ़ेगा, उसके बेसिस पे हम एच को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो पहले केस में बायोन फोर्स कितना है, बोलो, पहले केस में बायोन फोर्स कितना होगा, मास ऑफ वुड प्लस वेट ऑफ वुड प्लस वेट ऑफ कॉइन इंटू जी। बायोन फोर्स में क्या लिखा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू VL इंटू जी इज इक्वल टू, ब्रैकेट में होता है, इंटू जी प्लस मास ऑफ कॉइन, तो जी से जी खत्म,
तो यहाँ से डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम कितना आ जाएगा बाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड प्लस मास ऑफ कॉइन बाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये आ गया हमारा डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम। इतना वॉल्यूम डिस्प्लेस होके रखा था, इतना वॉल्यूम डिस्प्लेस होके रखा था। अब कॉइन को हटा दिया, नाउ कॉइन इज रिमूव्ड, नाउ कॉइन इज रिमूव्ड, ओनली वुड इज फ्लोटिंग, देन व्हाट विल बी द डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम। अब बायोन फोर्स जो होगा वो क्या होगा, मास ऑफ वेट ऑफ वुड के बराबर होगा। तो बायोन फोर्स क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, अभी वॉल्यूम डिस्प्लेस चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इनटू जी मास ऑफ वुड इनटू जी, जी से जी खत्म, तो यहां से v डैश l क्या आ जाएगा, मास ऑफ वुड बाय रो एल। डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम घटा है या बढ़ा है, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम घटा है या बढ़ा है, बताओ। डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम यहाँ पे घटा है या बढ़ा है, घटा है, घटा है, ठीक है। तो घटा है, अभी ध्यान से देखें हमने क्या बोला था, अगर VL ग्रेटर देन V डैश L होगा तो लेवल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, यही ना बताया था हमने पहला। दूसरा हमने बताया था कि अगर VL इज इक्वल टू V डैश L होगा तो सेम रहेगा लेवल। तीसरा हमने बताया था कि अगर VL जो लेस देन V डैश L होगा तो राइज करेगा, यही ना बताया था आइस क्यूब वाले प्रॉब्लम को लेके, आइस जब मेल्ट हो रहा है तो क्या हो रहा है। अभी क्या है यहाँ पे, V डैश L जो है, उल्टा कर देते हैं, V डैश L, हाँ ठीक है, यहाँ पे कौन सा सही ऑप्शन, यहाँ पे देखिए V डैश L डिक्रीज किया, यानी ये ऑप्शन, तो क्या करेगा, लेवल डिक्रीज करेगा, समझे। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, लेवल विल डिक्रीज, यानी कि H क्या होगा, डिक्रीज। अरे भाई पहले ज्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस था, जब कॉइन हटा दिए तो वॉल्यूम कम डिस्प्लेस हो, तो क्यूब राइज करेगा, तो ये लेवल क्या करेगा, थोड़ा सा फॉल करेगा। इज दैट क्लियर, बहुत काफी सिंपल था। इसी में मैं दूसरा पूछता हूँ आपसे, इसी में मैं आपसे दूसरा पूछता हूँ। इस बार कॉइन को हटा नहीं रहे, इस बार कॉइन को हम लोग हटा नहीं रहे, है ना। क्या हो रहा है, इफ कॉइन fell into the beaker, into the container, वो कंटेनर में गिर गया, then option A H will increase, option B H will decrease, option C H will remain same, ऑप्शन डी नन, सेम चीज। बट हमने किया क्या, इस बार क्वाइन को इसी बीकर में ही गिरा दिया, कंटेनर में, तब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बताएं, फटाफट फटाफट। हो गया, हो गया, चलो देखते हैं। तो पहले बताओ, इनिशियली अभी मैं बता चुका हूं, एक चीज मैं डिस्कस कर चुका, तो दोबारा नहीं करूंगा इसको। अभी मैंने बताया था कि जब ये दोनों फ्लोट कर रहे हैं तो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम VL कितना है हमारा, कितना है हमारा, मास ऑफ वुड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड प्लस मास ऑफ कॉइन बाय डेंसिटी ऑफ कॉइन, ठीक है, ये आया था डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 1 यही ना आया था, अरे बोलो, इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में दोनों फ्लोट कर रहे हैं। अब ये कॉइन गिरा और इसके अंदर जाके नीचे गिर गया इसके अंदर, ठीक है। तो क्या होगा, जब इसके अंदर गिरेगा, मैं इसको बता रहा हूँ थोड़ा, जब कॉइन इसके अंदर कंटेनर के अंदर गिर जाएगा तो क्या होगा, ध्यान से देखो, अभी ये सिचुएशन अराइज होगी। सब कुछ एनालिटिकल वे में, थ्योरेटिकल वे में लोग डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरा ऐसे फ्लोट करेगा और कॉइन यहाँ मस्त जाके नीचे एकदम सैर सपाटा करके मस्त एकदम सो रहा होगा, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ से, अब यहाँ पे कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा, तो ये फ्लोट कर रहा है, ये कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा, इस पे बायोन फोर्स लग रहा होगा कितना, F डैश P इज इक्वल टू मास वेट ऑफ वुड, F डैश इक्वल टू रो L इनटू V डैश L
है ना, इंटू जी इज इक्वल टू एम डब्ल्यू इंटू जी, जी से जी खत्म, तो कितना लिक्विड डिस्प्लेस किया, एम डब्ल्यू बाई रो है, ये तो इतना लिक्विड डिस्प्लेस करके रखा हुआ वुड, प्लस पॉइंट इसके अंदर सबमर्ज, ये भी तो कुछ वॉल्यूम डिस्प्लेस किया होगा, तो कितना सब डिस्प्लेस करो, ये तो पूरा का पूरा सबमर्ज है, तो कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा, बोलो, वी डबल डैश है, कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा, जिसका इसका खुद का वॉल्यूम कंप्लीटली सबमर्ज, इसका पूरा वॉल्यूम कैसे निकालो, मास दिया हुआ, इसका डेंसिटी दिया हुआ, तो मास ऑफ पॉइंट बाय डेंसिटी ऑफ पॉइंट, तो टोटल वॉल्यूम कितना आ जाएगा, डिस्प्लेस वी डब्ल्यू डैश, वुड कितना डिस्प्लेस कर रहा है प्लस पॉइंट कितना डिस्प्लेस कर रहा है, तो कितना आ जाएगा टोटल फाइनल, ये तो कितना मास ऑफ वुड बाय रो एल प्लस मास ऑफ पॉइंट बाय रो सी, बताओ इन दोनों में कौन ज्यादा है, व्हिच वन इज ग्रेटर, सोच के बताएं, ध्यान से सोच के बताएं, इन दोनों में कौन ज्यादा है, इन दोनों में ये ज्यादा है, कौन ज्यादा बच्चा, वी एल इज ग्रेटर देन वी एस, कौन ज्यादा है, इन दोनों में कौन ज्यादा है, डेंसिटी ऑफ पॉइंट, एक मिनट यहाँ पे देखो मिस्टेक क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड होगा सॉरी, देखिए ये दोनों पार्ट दोनों में सेम है, ये और ये, इसमें से अगर ये बड़ा होगा, ये बड़ा है या ये बड़ा, ये देख लेते, तो डेंसिटी ऑफ पॉइंट मेटल का बना हुआ, ऑब्वियस सी बात है लिक्विड से ज्यादा होगा, तो कौन ज्यादा हो जाएगा, ये जो है इससे बड़ा, इस वाले पार्ट से, तो ये क्या होगा, इससे बड़ा हो जाएगा, अगर ये इससे बड़ा है तो बताएं क्या, जब पॉइंट्स के अंदर गिर जाएगा तो क्या होगा, ये जो है पहले ज्यादा डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम था, अभी जब पॉइंट फेल हो गया तो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम कम हो गया, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम बढ़ा नहीं है, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम कम हो गया, तो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम अगर कम हो गया तो लेवल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, लेवल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है, नोट कर लें फटाफट, ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग मूव करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक लिखें, कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ substances in an alloy, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ सब्सटेंसेस इन एन एलॉय, कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ सब्सटेंसेस इन एन एलॉय, ठीक है, किसी एलॉय में मास, जैसे मान लेते हैं, है ना, ये कोई सब्सटेंस किसी से का, बट ये एलॉय है, एलॉय किसका किसका है, कॉपर मान लेते हैं प्लस एल्यूमिनियम, या गोल्ड प्लस एल्यूमिनियम मान लेते हैं, गोल्ड और एल्यूमिनियम का, तो आप क्या करना चाहेंगे, गोल्ड को सेपरेट करना चाहेंगे, पता लगाना चाहेंगे ना कि मास कितना है, तो कैसे पता लगाएंगे, ये हमारे पास कोई टुकड़ा है, एलॉय है, किसका किसका, कॉपर और एल्यूमिनियम का, ये कॉपर और एल्यूमिनियम का बना हुआ है, जस्ट एग्जाम्पल के, और भी हो सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, ठीक है, हमने क्या देखा, मास ऑफ एलॉय दिया हुआ है, मास ऑफ एलॉय वो दिया हुआ है स्मॉल m, है ना, और किसका किसका है, कॉपर और एल्यूमिनियम का, डेंसिटी ऑफ कॉपर आपको पता है, डेंसिटी ऑफ कॉपर रो सी, ठीक है, डेंसिटी ऑफ कॉपर, सॉरी डेंसिटी ऑफ कॉपर वो कितना, रो सी, कितना, रो सी, ठीक है, नेक्स्ट डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम वो कितना थी, रो ए, ठीक है, अच्छा ये आपको पता है, मास ऑफ एलॉय पता है, डेंसिटी ऑफ कॉपर पता है, डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम पता है, हम लोगों को क्या निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट मास ऑफ कॉपर, MCU, एंड मास ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है,
तो मास कंजर्वेशन से बताओ क्या आ जाएगा हमारा, मास ऑफ कॉपर प्लस मास ऑफ एल्यूमिनियम मिलके कितना आएगा, मास ऑफ एलॉय, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन कैसे लेके आए, क्या करेंगे, तो हम लोग करते क्या है, एक लिक्विड लेते हैं, जो सुनार वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, एक लिक्विड लेते हैं, क्या करते हैं, एक लिक्विड लेते हैं। ठीक है, ठीक है, क्या करते हैं, एक लिक्विड लेते हैं, उस लिक्विड का डेंसिटी हमको पता होता है। जैसे मान लेते हैं एक लिक्विड है, अब इसका डेंसिटी, इसका लिक्विड रो एल हमको पता होता है, तो क्या करते क्या है, इसको लाके इसमें कंप्लीटली डुबो देते हैं। ठीक है, इसको कंप्लीटली एलॉय को डुबो देते हैं, कंप्लीटली क्या कर देते हैं, सबमर्ज कर देते हैं। तो इस पे क्या लग रहा होगा, बायोन फोर्स लगेगा। अब ये बायोन फोर्स किसकी किसकी वजह से लगेगा, ये जो एलॉय है इसमें कुछ वॉल्यूम जो होगा वो किसका होगा, कॉपर का होगा, कुछ वॉल्यूम जो होगा वो किसका होगा, एल्यूमिनियम का होगा। तो दोनों क्या कर, जो वाटर डिस्प्लेस करेगा, जो आप Fb लिखोगे बायोन फोर्स, ये किसकी किसकी वजह से आएगा, जो वॉल्यूम कॉपर डिस्प्लेस कर रहा है, जितना वॉल्यूम कॉपर का है वो उतने के बराबर लिक्विड डिस्प्लेस कर रहा है, उसकी वजह से एक बायोन फोर्स ऊपर की तरफ आएगा। दूसरा, जो वॉल्यूम एल्यूमिनियम का है वो अपने वॉल्यूम के बराबर लिक्विड डिस्प्लेस कर रहा है, तो उसकी वजह से बायोन फोर्स ऊपर की तरफ आएगा। तो इस पे बायोन फोर्स जो दो कंट्रीब्यूशन से आ रहे हैं, पहला एल्यूमिनियम के कंट्रीब्यूशन से आ रहा है और दूसरा कॉपर के कंट्रीब्यूशन से आ रहा है। तो मैं कह सकता हूँ बायोन फोर्स इज इक्वल टू एफ बी एल्यूमिनियम प्लस बायोन फोर्स ऑन, या एफ बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बायोन फोर्स एल्यूमिनियम पे क्या लिख सकते हैं, बोलो, रो एल इंटू वी एल इंटू जी, वी एल्यूमिनियम पूरा का पूरा सबमर्ज है ना, पूरा का पूरा सबमर्ज है ना, बोलो पूरा बॉडी सबमर्ज है, तो एल्यूमिनियम, वॉल्यूम ऑफ एल्यूमिनियम इंटू जी, प्लस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉपर इंटू जी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, इसको इक्वेशन क्यों नहीं, अब वॉल्यूम ऑफ एल्यूमिनियम को आप क्या लिख सकते हो, डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम क्या होता है, मास ऑफ एल्यूमिनियम बाय वॉल्यूम ऑफ एल्यूमिनियम। तो वॉल्यूम ऑफ एल्यूमिनियम का क्या लिख सकते हो, मास ऑफ एल्यूमिनियम बाय डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम। यहाँ से आ जाएगा आपका बायोन फोर्स इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम, डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इंटू वॉल्यूम ऑफ एल्यूमिनियम को आप क्या लिख सकते हो, अच्छा, मास ऑफ एल्यूमिनियम बाय डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इंटू जी, प्लस इसको क्या लिख सकते हो, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉपर को क्या लिख सकते हो, मास ऑफ कॉपर बाय डेंसिटी ऑफ कॉपर इंटू जी, इक्वेशन नंबर 2। अब देखें, इक्वेशन फर्स्ट में मास का इक्वेशन आपको पता है, इक्वेशन 2 से मास का इक्वेशन आपको पता चलता है, क्या क्या दे देगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड दे देगा, मास ऑफ डेंसिटी ऑफ कॉपर दे देगा, डेंसिटी ऑफ कॉपर दे देगा, डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम दे देगा और बायोन फोर्स दे देगा। तो क्या इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग निकाल सकते हैं, इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग कॉपर का मास इस कंपोनेंट कितना था इस एलॉय में, एल्यूमिनियम का मास इसमें कितना था, हम निकाल सकते हैं। प्रोसेस देखते हैं, सबसे पहले क्या था, हमारे पास एक एलॉय है, हमारे पास क्या है, ये एलॉय है ना, ये एलॉय है हमारे पास। हमने क्या किया, तो कितना मास इसमें था कॉपर का, कितना मास था इसमें एल्यूमिनियम का, उन्हें निकालना था। तो हमको इसका टोटल मास हम लोग बता सकते हैं मेजर करके। ठीक है, हमने इसके मास को मेजर कर लिया, लिखा कि मास ऑफ कॉपर प्लस मास ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू m। ठीक है, पहला इक्वेशन। फिर हमने क्या किया, इसको एक लिक्विड के जिसका डेंसिटी रो एल है कंप्लीटली सबमर्ज कर दिया, तो इस पे बायोन फोर्स लगेगा। ये बायोन फोर्स किसकी वजह से, दो की वजह, कंट्रीब्यूशन की वजह से, एल्यूमिनियम और कॉपर। एल्यूमिनियम का भी इसमें कुछ वॉल्यूम है ना, तो अपने वॉल्यूम के बराबर वाटर डिस्प्लेस करेगा, और ये कॉपर का वॉल्यूम है कुछ, तो कॉपर अपने वॉल्यूम के बराबर वाटर डिस्प्लेस करेगा, तो दोनों की वजह से बायोन फोर्स आएगा। तो मैं लिखा बायोन फोर्स एल्यूमिनियम प्लस बायोन फोर्स कॉपर, और दोनों का डेसिमल फोर्स इसमें ऐड कर लिया। अब बायोन फोर्स ड्यू टू एल्यूमिनियम क्या लिखोगे, एल्यूमिनियम का इसमें पूरा का पूरा वॉल्यूम सबमर्ज है, पूरा सबमर्ज है ना, डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इंटू सबमर्ज वॉल्यूम ऑफ एल्यूमिनियम इंटू जी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू कॉपर
वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज पार्ट ऑफ कॉपर इनटू जी। अब वॉल्यूम ऑफ एल्यूमिनियम को कैसे, मास ऑफ एल्यूमिनियम बाय कॉपर ऑफ डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम। सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ कॉपर को हम लोग कर सकते हैं मास ऑफ कॉपर बाय डेंसिटी ऑफ कॉपर। सेकंड इक्वेशन से यहाँ आ गया। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं बच्चा, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग मास, डिफरेंट मासेस निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो डन। नेक्स्ट राइट डाउन अपैरेंट वेट। अपैरेंट वेट ये सब आर्किमिडीज का प्रिंसिपल आपको थोड़ा बुक से पढ़ लेना। ठीक है, प्रिंसिपल कुछ नहीं है, बायो फोर्स से रिलेटेड है, वो हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। लास्ट में मैं आपको बता दूंगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है। चलिए अपैरेंट वेट। अपैरेंट वेट, अपैरेंट वेट क्या होता है? अपैरेंट वेट क्या होता है? जब भी किसी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में या किसी दूसरे फ्लूइड में सबमर्ज करते हैं तो उसके वेट में कमी आती है, और जो वेट में कमी आती है वो किसके बराबर होता है, बायोट फोर्स के बराबर होता है। ये हमारा बोलता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्या बोलता है ये? आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोलता है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखें अपैरेंट वेट। अपैरेंट वेट, ठीक है, तो अपैरेंट वेट जो होगा, जैसे मान लेते हैं ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका एयर वेट जो है, वेट इन एयर मान लेते हैं, वेट इन एयर ये है, मान लेते हैं W। ठीक है, अब जब इसको किसी फ्लूइड में हम लोग डुबो देंगे, जब इसको हम लोग किसी फ्लूइड में डुबा देंगे तो क्या होगा, मान लेते हैं हम इसको लिक्विड में डालें, ठीक है, तो इसके पहले से एक बायोट फोर्स ऊपर की तरफ लगने लगेगा और इसका वेट W जो एयर में है वो नीचे लगने लगेगा। तो एक फोर्स पहले से ही ऊपर में आ गया, उसके वेट में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो अपैरेंट वेट क्या आ जाएगा, W अपैरेंट इज इक्वल टू वेट इन एयर माइनस बायोट फोर्स। अभी इसका वेट आपको इसके अंदर कितना महसूस होगा, दिस मच, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपैरेंट वेट। यहाँ से ये इक्वेशन आ गया, यहाँ से हम लोग बायोट फोर्स भी निकाल सकते हैं। बायोट फोर्स क्या आ जाएगा, वेट इन एयर माइनस अपैरेंट वेट, वेट इन एयर माइनस अपैरेंट वेट। या अपैरेंट वेट मतलब वेट इन लिक्विड, या बायोट फोर्स हम लिख सकते हैं वेट इन एयर माइनस वेट इन लिक्विड। ठीक है, जो वेट इन लिक्विड होता है ऑब्जेक्ट का, जो महसूस होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपैरेंट वेट। तो अपैरेंट बायोट फोर्स है वेट इन एयर माइनस वेट इन लिक्विड। इज दैट क्लियर? फटाफट फटाफट, जैसे मैं आपसे एक छोटा छोटा क्वेश्चन पूछूं, अगर छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, छोटा छोटा, बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन, बहुत छोटा, ठीक है, इस क्वेश्चन वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सर हम आगे देखते हुए, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट in air is 100 Newton and its weight in a liquid is 80 Newton. Then buoyant force acting on it will be ऑप्शन ए 20 न्यूटन, ऑप्शन बी 80 न्यूटन, ऑप्शन सी बस 2। चलिए फटाफट, बिना देरी के फटाफट बताएं, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए करेगा। देखिए बायोट फोर्स क्या होता है, वेट इन एयर माइनस वेट इन लिक्विड या अपैरेंट वेट। अपैरेंट वेट का मतलब वेट इन लिक्विड, ठीक है, तो वेट इन एयर कितना है 100 माइनस अपैरेंट वेट कितना 80, तो कितना आ जाएगा 20, तो उसके बायोट फोर्स। तो अपैरेंट वेट को ध्यान रखेंगे, अपैरेंट वेट का मतलब वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन लिक्विड या इन फ्लूइड, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, अपैरेंट वेट। बहुत सिंपल चीज, ठीक है, मिटाएं, चलो भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। चलो ध्यान से देखो, क्वेश्चन लिखा हुआ एन एलॉय मेड अप ऑफ कॉपर एंड गोल्ड हैज वेट इन एयर 36 ग्राम एंड वेट इन वाटर इज 34 ग्राम। इफ density of copper is 8.9 gram per centimeter cube and density of gold is 19.3 gram per centimeter cube, then calculate mass of copper and gold। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, आप एक बार ट्राई करें फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, जस्ट ट्राई इट। चलें स्टार्ट कर ले, हो जाए। अगर आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती तो यूज कैलकुलेटर। ठीक है, चलो देखते हैं क्या दिया हुआ बच्चा। सबसे पहले ध्यान से देखो, एलॉय का वेट हवा में कितना है, 36 ग्राम। ठीक है, वेट दिया तो जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट मिल जाएगा, मास मिला। तो एक इक्वेशन तुमको यहाँ से मिल गया, मास ऑफ कॉपर प्लस मास ऑफ गोल्ड, वो किसके बराबर है, 36 ग्राम के। ये याद रखेंगे, ग्राम में है, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, क्या बायोन फोर्स हम लोग निकाल सकते हैं, कितना लग रहा है, बायोन फोर्स कितना होगा, बोलो बायोन फोर्स कितना होगा। वेट इन एयर माइनस वेट इन लिक्विड, तो वेट इन एयर कितना है, 36 माइनस 30 यानी कि 2 ग्राम। जी से मल्टीप्लाई कर देना तो हमें किसमें मिल जाएगा, न्यूटन में मिल जाएगा, ग्राम फोर्स है। ठीक है, तो बायोन फोर्स हमने निकाल लिया 2 ग्राम। ठीक है, अब ध्यान से दूसरा इक्वेशन क्या था, जब इसको इसमें सबमर्ज किया गया था, इस एलॉय को कंप्लीटली ऐसे, तो इसमें 2 बायोन फोर्स आ रहे थे, यानी कि जो टोटल बायोन फोर्स F था वो किसके बराबर था, बायोन फोर्स ऑन कॉपर प्लस बायोन फोर्स ऑन गोल्ड, इसी के बराबर होगा ना। बोलो फटाफट 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 फटाफट। तो बायोन फोर्स ऑन कॉपर हम लोग चल सकते हैं, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ कॉपर इनटू जी, है ना, प्लस बायोन फोर्स ऑन गोल्ड हम लोग चल सकते हैं, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ गोल्ड इनटू जी। सर वॉल्यूम ऑफ कॉपर इनटू वॉल्यूम ऑफ गोल्ड कितना है, अरे गधों, जितना यहाँ पे क्या, जितना वॉल्यूम कॉपर का इसके अंदर तो पूरा सबमर्ज है ना, तो ये क्या होता है, VL क्या होता है, सबमर्ज वॉल्यूम ही तो होता था, या वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, एक ही बात होती थी ना दोनों, इसलिए हमने वहां पे लिख दिया है। ठीक है, अब ध्यान देखें, बायोन फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे 2 ग्राम, तो जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूटन में मिल जाएगा, तो 2 इंटू जी इज इक्वल टू रो एल इंटू वी यू सी यू इंटू जी प्लस रो एल इंटू वी ए यू इंटू जी, जी से जी मार देते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, 2 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या वाटर में डाला गया है, तो डेंसिटी क्या होगा 1 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉपर को मैं कह सकता हूँ मास ऑफ कॉपर बाई डेंसिटी ऑफ कॉपर। डेंसिटी ऑफ कॉपर कितना 8/9 प्लस डेंसिटी ऑफ लिक्विड यहाँ पे कितना 1, वॉल्यूम ऑफ गोल्ड को मैं कह सकता हूँ मास ऑफ गोल्ड बाय डेंसिटी ऑफ गोल्ड कितना 19.3, है ना, इक्वेशन नंबर 2। एक इक्वेशन हमको यहाँ से मिल गया, दूसरा इक्वेशन यहाँ से मिल गया, क्या सॉल्व करके मास को मैं निकाल सकते हो, बोलो निकाल लोगे ना, फटाफट। ठीक है, अब आप कैलकुलेशन करना जो भी आंसर आए आपका। ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाफट भैया। नेक्स्ट राइट डाउन रिलेटिव डेंसिटी, नेक्स्ट राइट डाउन रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी। नेक्स्ट राइट डाउन रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी। क्या, रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी। देखिए रिलेटिव डेंसिटी जो है वो डिफाइन किया गया डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, दिस इज द फार्मूला, रिलेटिव डेंसिटी is equal to density of substance by density of water at 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखें ये फार्मूला है,
रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट की बात करें तो ये क्या आ जाएगा, यूनिटलेस। क्या आ जाएगा, यूनिटलेस। क्या आ जाएगा बच्चा, यूनिटलेस। डेंसिटी का रेशियो सेम क्वांटिटी का रेशियो तो यूनिट क्या आ जाएगा इसका, यूनिटलेस। अगर मैं डायमेंशन की बात करूं रिलेटिव डेंसिटी के तो डायमेंशन कितना आ जाएगा इसका, f टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0। यूनिटलेस है तो डायमेंशन भी इसका कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चीज ध्यान से देखें, अगर हमको डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस चाहिए SI यूनिट में, डेंसिटी ऑफ वाटर हम रखेंगे SI यूनिट में। अगर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस हमको चाहिए CGS यूनिट में तो डेंसिटी ऑफ वाटर हम लोग रखेंगे किसमें, CGS यूनिट में। जिसमें हमको चाहिए उसमें रखेंगे, ठीक है। क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर हमको पता है CGS में कितना होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और SI में कितना होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। जैसे मैं पूछूं कि रिलेटिव डेंसिटी किसी सब्सटेंस का है 2.5, बताएं इसका डेंसिटी इन CGS यूनिट, तो रिलेटिव डेंसिटी 2.5 इज इक्वल डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस कितना आ जाएगा 2.5 इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। अब अगर हमें डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस CGS में चाहिए तो मैं इसको CGS में रख दूंगा 1, ये आ जाएगा 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर हमको डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस SI में चाहिए तो मैं क्या करूंगा, डेंसिटी ऑफ वाटर को SI में रख दूंगा, कितना आ जाएगा यहाँ से 2500 ग्राम पर सेंटीमीटर kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब मैं इसके आपको टाइम पास के लिए छोटे छोटे क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको करा रहा हूँ। रिलेटिव डेंसिटी पता कैसे लगाते हैं किसी सब्सटेंस का, ध्यान से देखें, मिटा रहा हूँ मैं इसको। रिलेटिव डेंसिटी किसी सब्सटेंस का पता कैसे लगाते हैं, रिलेटिव डेंसिटी किसी सब्सटेंस का पता कैसे लगाते हैं, ध्यान से देखें। हाउ टू फाइंड कैलकुलेट रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस। जैसे मान लेते हैं एग्जांपल के लिए ये कोई ऑब्जेक्ट है किसी भी से, इसका रिलेटिव डेंसिटी हम लोगों को निकालना है, ठीक है। या मान लेते कोई मेटल पीस है, कोई एलॉय है ना, इसका रिलेटिव डेंसिटी हम लोगों को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, हम सिंपली इसके वेट को एयर में मेजर कर लेते हैं। किसमें मेजर कर लेते हैं, वेट इसका एयर में मेजर कर लेते हैं। फिर इसको लिक्विड में डुबो देते हैं। क्या करते हैं अच्छा, लिक्विड में डुबो देते हैं इसको, है ना, लिक्विड में डुबो देते हैं कंप्लीटली। फिर इसका वेट निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन लिक्विड, ठीक है। समझ पा रहे हैं। तो अब ध्यान से देखें, इस पे बायोंड फोर्स को, रिलेटिव डेंसिटी होता क्या है, रिलेटिव डेंसिटी होता क्या है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर में हमने इसको कंप्लीटली डुबो दिया है। वेट इन लिक्विड या वेट इन वाटर लिखें, वेट इन वाटर, वेट इन वाटर, ठीक है। अब ध्यान से देखें, अब ध्यान से देखेंगे, मैं क्या करता हूं, इसका कुछ वॉल्यूम होगा, इसके वॉल्यूम से ऊपर नीचे में मल्टीप्लाई कर देता हूं, v इंटू जी से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे। अच्छा, जहां पे v क्या है, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट या वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, वो भी हमको नहीं पता, जस्ट मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो रिलेटिव डेंसिटी देखिए क्या आ जाएगा, ये चीज क्या हो जाएगा, वेट इन एयर बाय, ये चीज क्या हो जाएगा, ये v देखें क्या है, पूरा का पूरा सॉलिड, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट सबमर्ज है, तो ये क्या है, डिस्प्लेस्ड लिक्विड या सबमर्ज्ड वॉल्यूम, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड या वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। अरे भाई, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड क्या होता है, रो एल वी एल इंटू जी, जहां पे वी एल क्या होता था, वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड या वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ सॉलिड। तो यहाँ पे पूरा का पूरा सबमर्ज है, तो ये क्या है, सबमर्ज्ड पार्ट। तो ये चीज क्या आ जाएगा हमारा, बायोंड फोर्स। क्या आ जाएगा हमारा, बायोंड फोर्स, ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी एक फार्मूला मिल गया हमको, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एयर बाय बायोंड फोर्स। और फर्दर बायोंड फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, बायोंड फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर बाय बायोंड फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, वेट इन एयर माइनस अपैरेंट वेट या वेट इन वाटर। यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेते हैं अच्छा, रिलेटिव डेंसिटी। क्या निकाल लेते हैं यहाँ से हम लोग, रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है, सिंपल, ठीक है।
अब छोटे छोटे क्वेश्चन के पूछे थे बच्चे वाले, है ना, बिल्कुल 9th लेवल के, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बिल्कुल 9th लेवल के पूछे जाते हैं, जो मैं नहीं करा रहा हूँ, जो मैं नहीं करा रहा हूँ या करा, चलो बता देते हैं। जैसे एक सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एयर इज 30 न्यूटन, ठीक है। व्हेन it is submerged, when it is submerged in water, then 20 Newton buoyant force act on it, buoyant force act on it, then calculate relative density of the object। चलिए फटाफट, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2.5, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 9। फटाफट फटाफट फटाफट, बिना देर के, बिल्कुल बच्चा वाला क्वेश्चन, टाइम पास वाला क्वेश्चन है, ठीक है। फटाफट बताएं। चलो देखते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या हमने बताया था, वेट इन एयर बाय बायोमेट फोर्स, सिंपल। वेट इन एयर कितना 30/2, तो कितना आ जाएगा 1.5। तो कोई ऑप्शन कैसे मैच कर रहे हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल फार्मूला बेस्ड, फार्मूला बेस्ड, सिंपल फार्मूला बेस्ड। जैसे मान लिया वेट इन एयर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 न्यूटन, ठीक है, एंड वेट इन वाटर, ये मान लिया हमने कितना 8 न्यूटन। देन फाइंड आउट रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑप्शन ए फटाफट फटाफट 5, ऑप्शन बी 2.5, ऑप्शन सी 9। फटाफट 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 भाई, टाइम पास वाले क्वेश्चन, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, टाइम पास क्वेश्चन फटाफट बताते जाएं। हो गया ना, देखिए वेट इन एयर दिया हुआ है, वेट इन वाटर दिया हुआ, तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, वेट इन एयर बाय वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर, तो कितना आ जाएगा 10/10 - 8, 5। व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, खत्म, है ना। चलो नेक्स्ट लिखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक। ये तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड हम लोग निकालना सीख लिया। नेक्स्ट रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड। अगर कोई लिक्विड है तो उसका रिलेटिव डेंसिटी कैसे निकालोगे, तो मैं क्या करता हूं उसके लिए, मान लेते हैं ये वाटर है, ये क्या है, वाटर है, ठीक है, और ये हमारा ऑयल है या जो लिक्विड है उसका निकालना है, कुछ भी हो सकता है। ये ऑयल है और ये वाटर है, इसका रिलेटिव डेंसिटी निकालना है, या इस ऑयल का डेंसिटी निकालना, जो कि हमको नहीं पता। तो मैं क्या करता हूँ, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, सिंपल पहले बताएं, डेंसिटी ऑफ दिस ऑयल, है ना, ऑयल या लिक्विड जो भी लिखना है, डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। लिक्विड हो सकता है, ये ऑयल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा लिक्विड ले लेते हैं, मर जाओगे, लिक्विड ले लेते हैं, ठीक है। ये कोई लिक्विड है जिसका डेंसिटी हम लोगों को निकालना है, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। अच्छा कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, कोई तीसरा ऑब्जेक्ट लेते हैं, क्या करते हैं, तीसरा ऑब्जेक्ट लेते हैं, इसको इसमें डुबो देते हैं, इसमें डुबो के हम लोग क्या निकाल लेते हैं, अच्छा वेव निकाल देते हैं। फिर इसको इसमें, फिर इसको पहले इसमें लाके डुबो देते हैं, फिर इसको लाके इसमें डुबो देते हैं, है ना। तो अब मेरे को बताओ, यहाँ पे मैं v × g से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, v × g से मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं। अब ध्यान रखिए ये चीज क्या है, Rd, ये चीज क्या है, बायोंट फोर्स इन लिक्विड एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट। क्योंकि पूरा वॉल्यूम सबमर्ज है, तो कितना बायोंट फोर्स लगेगा, रो ऑफ दिस लिक्विड इनटू वॉल्यूम
ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ दिस सॉलिड इनटू जी, पूरा वॉल्यूम सबमर्ज है तो ये आ जाएगा बाउंड फोर्स इन लिक्विड या बाउंड फोर्स इन ऑयल, ये क्या आ जाएगा बाउंड फोर्स इन वाटर। ठीक, ये हमारा फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला क्या बन जाएगा, देखें इस बाउंड फोर्स इन लिक्विड को मैं क्या लिख सकता हूं, वेट इन एयर माइनस वेट इन लिक्विड, जिसको अपेरेंट वेट बोलेंगे जब लिक्विड में रखेंगे, आएगा ना कुछ अपेरेंट वेट, डिवाइड इस बाउंड फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूं, वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर या अपेरेंट वेट। काम करते हैं। अब मैं भाई क्वेश्चंस पे नहीं करूँगी, एक ऑब्जेक्ट को लिक्विड में किसी वाटर में डालते हैं तो बाउंड फोर्स 10 न्यूटन आता है, किसी लिक्विड में डालते हैं तो बाउंड फोर्स 5 न्यूटन आता है, बताए रिलेटिव डेंसिटी, है ना, वो अब मैं नहीं कराता, ठीक है, आप सिंपल इतना याद रखें, ठीक है, समझ पाए। तो अभी आपका बायनेंसी इज ओवर नाउ, बायनेंसी इज ओवर। इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल सॉल्व सम वेरी गुड प्रॉब्लम्स, ठीक है, उसको आप लोगों को होमवर्क मिल जाएगा, आप उसको घर पे सॉल्व देखेंगे, लेक्चर्स नोट्स बनाएंगे बढ़िया से, एंड बायनेंसी इज फिनिश नाउ। इन नेक्स्ट लेक्चर, फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट फ्लूइड डायनामिक्स, हम लोग क्या पढ़ेंगे, फ्लूइड डायनामिक्स, ठीक है। फ्लूइड डायनामिक्स छोटा सा पार्ट है, जल्दी खत्म हो जाएगा, सो डोंट वरी, योर सिलेबस इज टाइम। फ्लूइड डायनामिक्स खत्म हो जाएगा, फिर विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन, इसके बाद फ्लूइड पार्ट इज कंप्लीटली फिनिश्ड। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, टाटा, बाय बाय।